वेलकम टू एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम आरएसी जिसे आप लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको बता दें, जो सिलेबस वाला वीडियो है उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोग सिलेबस का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसके अंतर्गत आपके क्या क्या सिलेबस में है ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाएं चैनल पे और सभी लेक्चर्स को देख लें, सिलेबस को देख लें। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर है तो आपके लिए हमने एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस, एनर्जी कंजर्वेशन, ईएस, आपका हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स अर्थात एचएचपी, और इसके साथ ही साथ हमने आपका सीएस सेकेंड, कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, इन सभी का लेक्चर्स अवेलेबल करा दिया है चैनल पे। आप लोग जाएं, प्लेलिस्ट ओपन करें और सभी लेक्चर्स को ज़रूर देख लें। जो आपका हाइड्रोलिक्स है वही सिलेबस आपके सिविल थर्ड सेमेस्टर में भी होता है। तो आपका 4 या 5 चैप्टर तक लगभग सिविल इंजीनियरिंग का कॉमन है। तो जितना हमने पढ़ाया है उसको देखकर आप लोग आसानी से नोट्स अपना ज़रूर बना लें, ठीक है। उसके बाद वहाँ तक आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम लेक्चर्स और सब आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन को भी ध्यान से पढ़ लीजिए और एनवायरमेंटल स्टडीज़ को भी देख लीजिए, वो भी पढ़ाया जा चुका है। 10-15 वीडियोज अवेलेबल हैं चैनल पे। और आपका जो आरएसी है उसका फर्स्ट लेक्चर आज आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपने सभी दोस्तों को बता दें कि यहाँ पे आरएसी आपका पढ़ाया जा रहा है, साथ साथ मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट भी चैनल पे अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको आरएसी के बारे में बताएंगे। इसके पहले आपको हम ये बताते हैं, जो अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने अपने थर्ड सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो थर्मल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होंगे, खास तौर पे सेकेंड चैप्टर जो प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम है, उनको ये चैप्टर, ये बुक आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें भी स्टीम को ही लेकर किसी रेफ्रिजरेशन को आपका डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, एक फिगर हमने लिया है रेफ्रिजरेटर का ही है। इसके सबसे पहले मेन क्या पार्ट्स होते हैं इन सबको ध्यान में देखना चाहिए आपको। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में जो आपका रेफ्रिजरेशन है उसका केवल नामकरण किया गया है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसी को डिफाइन करना है। और जो फर्स्ट चैप्टर समझ लेगा वही आपका सेकेंड चैप्टर, जब आप लोग वीसी सिस्टम पढ़ेंगे अर्थात वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, वहाँ पे आपको पूरा आपका चार्ट फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से देख लीजिए, जितना हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं, अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप लोग तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन, आखिर आपका रेफ्रिजरेशन होता क्या है, तो हम आपको बता दें, इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले थर्मल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, आप मान लीजिए कोई क्या है आपका, या कोई आपका एक सिस्टम है, ये क्या है आपका, ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक। और इसके आपका अगर बाहर बात करें, इसके बाहर आपका ये क्या होता है, आपका क्या होता है, सराउंडिंग है। क्या आपका, यह आपका है सराउंडिंग, आपको पता ही होगा, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। और आपका ये जो है इसको बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं, बाउंड्री, ठीक। ये आपका क्या है, बाउंड्री है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में आपने जाना हो, आपको पता ही होगा कि एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हमारा स्टडी का टोटल फोकस किया जाता है किसी भी सिस्टम को। मान लीजिए आप किसी भी एक पार्टिकुलर वस्तु पे काम कर रहे हैं, तो आपका वह सिस्टम हो गया, ठीक। और आपका बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री वह होती है जो आपको सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। अर्थात जो आपकी यहाँ लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, अब हम इसको रेड कर रहे हैं, ये आपकी बाउंड्री हो गई, ठीक। और बाउंड्री के बाहर का जो स्पेस होता है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और इन सबको जब एक साथ कंबाइन कर लिया जाता है तो आपका एक यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड बन जाता है। आपको ये सब बताया गया होगा, थर्मल में बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब हैं, आपको पता ही होगा। और अगर हम आपसे पूछें कि जो आपकी बाउंड्री होती है उसकी कोई थिकनेस वगैरह होती है, तो इसकी कोई थिकनेस मैथमेटिकली नहीं होती है, ठीक है। यह आपकी हाइपोथेटिकल होती है और इसका मतलब एक कल्पनात्मक तौर की यह बाउंड्री होती है, ये कोई निश्चित आपकी नहीं होती है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, सो आपको मैंने ये सब बता दिया। अब जो हमारा मेन पॉइंट है वह है रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन आपने अपने घरों में देखा होगा
आपने अपने घरों में सुना होगा फ्रिज आप लोग चलाए होंगे, सबके घर में नियर अबाउट होगा, नहीं होगा किसी के तो वो अपना देख लेगा यूट्यूब वगैरह पे कि उसका पूरा डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से कि आखिर होता क्या है। तो देखिए रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। तो अब मान लीजिए आजकल आप लोगों के घर में अगर होगा तो आप लोग उसका यूज क्यों करते हैं, उसमें क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं। तो देखिए होता है आप लोगों के घर में जो फूड रहता है, या मान लीजिए कोई ख़राब होने वाली वस्तु है, जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, फल वगैरह हो गए, ठीक, ये सब हो जाते हैं, तो आप लोग उसमें क्यों रखते हैं। आप उसको बाहर भी तो रख सकते हैं, लेकिन आप उसी में क्यों रखते हैं, फ्रिज में ही। तो इसका मेन रीज़न होता है बाहर का जो टेम्परेचर है, अर्थात जो आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है वह कुछ और है, ठीक। और जो रेफ्रिजरेटर है आप फ्रिज जिसे बोलते हैं, उसमें अगर रखे हैं तो उसमें वह ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर वही फल आप अगर बाहर खुले में रखते हैं तो 2 दिन बाद ही वह ख़राब होने लगता है। लेकिन अगर वह फ्रिज में है तो आपका लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, जो आपका बाहर का टेम्परेचर है, जो आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, वह जो होता है रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर से अधिक होता है। तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर अधिक क्यों होता है, सॉरी, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम होता है बाहर के अपेक्षा। अब आप लोग कहेंगे, अब मान लीजिए बाहर वो भी रखा है सराउंडिंग में ही, रेफ्रिजरेटर भी आपका बाहर ही रखा है, और उसके फ्रिज के बाहर ही आप एक सामान रख लीजिए और फ्रिज के अंदर ही एक सामान रख लीजिए, तब भी ख़राब हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका भी मेन रीज़न होता है। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके लिए कुछ डिफिनेशंस उसकी बताई गई हैं। उसका डिफिनेशन ये बताया गया है, टू द मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर फ्रॉम सराउंडिंग। मतलब जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका डिफिनेशन ये बताया गया है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका काम ये होता है कि जो पदार्थ का टेम्परेचर होता है उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम किया जाता है, तथा उसी कम तापमान पर उसे लंबे समय तक बनाया रखा जाता है। मतलब जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका काम ये होता है, जो बाहर का टेम्परेचर है उससे वह लो टेम्परेचर अपने अंदर जनरेट करता है। जब आप लोग उसको पावर सप्लाई देते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर चालू हो जाता है, उसमें कूलिंग फैन लगे होते हैं, इवेपोरेटर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, कॉइल्स लगे होते हैं उसमें। आप लोग अभी हमें यहाँ पे दिखा दें आपको फिगर में, ये सब देखिए, ये सब पीछे आपके कॉइल्स लगे हुए हैं, यहाँ कंडेंसर वगैरह सब है। देखिए यहाँ अंदर आपका इवेपोरेटर कॉइल्स लगा है, आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका फल फूल वगैरह सब रखे हुए हैं। और ये आपका बाहर का, यहाँ देखिए आपका बाहर का टेम्परेचर है जिसे आप सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके अंदर का टेम्परेचर है इसमें, ठीक। तो फ्रिज का काम यही होता है कि यह अपने अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम करता है, जिससे हमारे फल फूल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो डिफिनीशन आपका लिखा गया है कि इस क्रिया के अंतर्गत, अर्थात जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ का जो टेम्परेचर होता है उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम किया जाता है। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, उसको उसमें रख के उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम किया जाता है, और उसी कम तापमान पर उसे लंबे समय तक बनाए रखना ही आपका रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस होता है। अब आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन का तो हिंदी आपको पता ही होगा क्या होता है, प्रशीतन होता है। ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे हिंदी बता दीजिए, तो इसका मतलब होता है प्रशीतन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, प्रशीतन, ठीक। तो इसमें आप लोग सिंप्लीफाई में एक सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन होता है इसका तात्पर्य ये होता है कि जिस पदार्थ का टेम्परेचर, ध्यान सुनिए, जिस पदार्थ का टेम्परेचर पहले से ही उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम है। ध्यान से सुनिए, यहाँ हम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपका पदार्थ है, मान लीजिए आपका कोई एप्पल है, क्या है आपका, मान लीजिए ये आपका एप्पल है, ठीक, ये आपका क्या है, एप्पल है। तो इसका जो टेम्परेचर है यह पहले से ही, सॉरी ध्यान से सुनिए, ये जो टेम्परेचर है इस एप्पल का, इसका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो अलग है। इसको जब अब अलग है, जब इसको बाहर ही रखे रहेंगे तो यह जल्दी ख़राब होगा, लेकिन अगर इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे तो वह लंबे समय तक आपका सुरक्षित रहेगा। तो मतलब इसका बाहर का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस है और यह 2 दिन में ही ख़राब हो जा रहा है, 2 डेज में ही मात्र, लेकिन अगर इसको हम 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको हम 5-6 दिन तक बनाए रखना चाहते हैं तो इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख के उसको उतने नंबर पे सेट कर लेंगे और रेफ्रिजरेटर हमेशा आपका चलता रहेगा और यह फल आपका 5 दिन 10 दिन 12 दिन तक सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि
जो प्रशीतन होता है इसका मतलब ये होता है कि जिस पदार्थ का तापमान पहले से ही उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम है उसके भीतर से लगातार ऊष्मा बाहर निकालते रहना है। मतलब इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे और कम करते रहना है जिससे कि वह अधिक खराब ना हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका होता क्या है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सिंप्लीफाई मॉडल आप लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं टू मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर की अपेक्षा में इसको और कम करते करते जाना। ठीक है, बहुत कम करते जाना। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको हमने बता दिया, डेफिनेशन आपको लिख भी दिया होगा, एग्जांपल लेकर भी आपको समझा दिया कि आपका रेफ्रिजरेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ये काम होता कैसे है कि रेफ्रिजरेशन कहाँ से कैसे क्या लेता है। तो आपको जब हम वीसी साइकिल पढ़ाएंगे, आपके सेकंड चैप्टर में है वीसी साइकिल, जिसे आप लोग बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वहाँ पे बताया जाएगा इवेपोरेटर क्या होता है, कंडेंसर का क्या काम होता है, आपका थ्रॉटल वाल्व क्या करता है, एक्सपेंशन वाल्व वहाँ पे क्यों यूज किया जाता है, कॉइल्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपको अच्छे प्रकार से वहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ बस आपके फंडामेंटल डिफिनेशन है, इसको आपको हम बता रहे हैं। अब आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझ में आया होगा कि जो रेफ्रिजरेशन होता है उसका काम होता है ठंडा करना, किसी भी पदार्थ को ठंडा करना, उसके टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम करते रहना है। ठीक है, लेकिन अब आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट और पूछेंगे, कन्फ्यूजन आप लोगों का आएगा कि तब जब उसका काम ठंडा करना रहता है तो कूलिंग का क्या काम रहता है। तो कूलिंग का भी काम ही होता है ठंडा करना, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर पे जो ठंडा करने का काम रहता है वह रेफ्रिजरेटर करता है। लेकिन अब कूलिंग का मतलब ये निश्चित नहीं रहता कि हमें कितना ठंडा करना है, हाउ मच कोल्ड, मतलब कितना ठंडा में करना है, ये इसका निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, तो कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में आपको समझ में आ गया होगा ये सब होते क्या हैं। अब आपका साथ ही साथ आ जाता है एक रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट्स वो सब आपको बताएंगे होता क्या है, उसका फार्मूला भी आपको डिराइव किया जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका एयर कंडीशनिंग है। तो ये तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा इसके बारे में भी बता देते हैं कि आपका एयर कंडीशनिंग क्या होता है। आपने एयर कंडीशनर के बारे में सुना होगा, उसका काम क्या होता है। उसका काम ये होता है कि अब मान लीजिए आप लोग कहीं पर बैठे हैं, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, तो आप ये देखते हैं कि कहीं पे ठंडी हवा आ रही है और कहीं पे गर्म हवा आती है। मान लीजिए आप छत पे जाते हैं, गर्मी का मौसम है और खूब मतलब लू टाइप का हवा चल रहा है, जिसे आप बोलते हैं गर्मी का टाइप। ठीक, तो आप कहते हैं यहाँ पे बहुत गर्म हवा है, लेकिन जब आप घर में आते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं, तो भी देखते हैं कि आप कहते हैं मेरा छत गर्म है, मेरा जो छत गर्म है इसलिए गर्म हवा पंखा दे रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, जो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो आपका यूनिवर्स का टेम्परेचर है वो गर्म रहता है, इसलिए पूरी हवा गर्म रहती है। लेकिन आप लोग कहते हैं अगर आपका जो छत है वो आपका 2 मंजिला बना हुआ है, तो आप कहते हैं जो फर्स्ट मंजिल पे जो पंखा लगा हुआ है वो ठंडा हवा दे रहा है, तो ये काम करता है एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी स्थान पर जो वायु का टेम्परेचर रहता है, किसी भी स्थान पे, एनीवेयर, आप लोग सुन लीजिए, किसी भी स्थान पर जो आपका वायु का टेम्परेचर रहता है और उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है, मतलब जिसे आर्द्रता बोलते हैं, और उसका जो एयर मोशन होता है, उन सब की आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित करने का यह प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। मतलब अब बाहर आप लोग जाते हैं तो वहाँ गर्म का सीज़न है तो वहाँ गर्म हवा मिलेगी, ठंडी का सीज़न है तो आपको ठंडी हवा मिलेगी, अगर एयर में ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, तो आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। तो एयर कंडीशनिंग इसको मैनेज करता है। ये सब आपको हम बताएंगे जब आपका इस आरएसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। अभी तो आप रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट आपका एयर कंडीशनिंग है, वहाँ पे बताया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आपका जो आता है पॉइंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको देख लेते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। आखिर रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमारी ज़रूरत होती है, हमारा कोई काम रुका रहता है, नहीं हो पाता, इसलिए आवश्यकता बढ़ती है। ठीक है, तो इसको समझाते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी। ध्यान से सुनिए, नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए होता ये था, अब मान लीजिए आपका तो छोटे लेवल पे है, घर पे है तो छोटे लेवल पे मान लीजिए आपका फल है, फूल है, खाना ये सब है, तो छोटे लेवल पे ख़राब होता है। लेकिन जो बड़े बड़े आपके फैक्ट्री हैं, जो आपके बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे क्या होता है, अगर ख़राब होगा तो पूरा ख़राब हो जाता है। आपने कोल्ड स्टोर के बारे में नाम सुना होगा, आपने कोल्ड स्टोर का नाम सुना होगा। ठीक, जहाँ पे आपके बहुत सारे
उद्योग फैक्ट्री लगाए जाते हैं वहाँ पे कोल्ड स्टोरिंग की जाती है, आपने सुना ही होगा। आपके यहाँ से अगर खेती वगैरह की जाती होगी तो आपके यहाँ से जो कुछ भी जाता होगा लाइक आलू प्याज ये सब जाता होगा तो कोल्ड स्टोरेज किया जाता है, वहाँ जमा रहता है 2-3 साल बाद, फिर वह 2-3 साल बाद सॉरी 5-6 महीने बाद वह फिर रिटर्न होके आता है, तो एक प्रकार का वह भी स्टोरिंग किया जाता है। ठीक है, तो उन सब की सुरक्षा करने के लिए रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता पड़ी। अब आप लोग देखते होंगे आलू वगैरह रख देते हैं तो धीरे धीरे वह सड़ने लगता है, लेकिन अगर उसकी स्टोरिंग की जाए, कोल्ड स्टोरिंग कर दी जाती है तो वह सड़ता नहीं है, 5-6 महीने 10 महीने तक वह सड़ता नहीं है। तो इन सब की आवश्यकताओं को देखते हुए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, उद्योग धंधे को जब नुकसान होने लगा तो इसकी आवश्यकता होने लगी और इसका आविष्कार भी हो चुका था। पहले यह अच्छे प्रकार से काम नहीं करता था। ठीक है, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, कोई भी साइकिल रहे, चाहे आपका एयर कंडीशनिंग रहे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम रहे, कार्नोट साइकिल रहे, रिवर्स कार्नोट साइकिल रहे, कोई भी पूरी तरह से आपकी आइडियल नहीं होती, उसे हम लोग मानते हैं। कोई भी साइकिल आइडियल साइकिल नहीं होती है, बस हम उसे मान लेते हैं। अगर किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी 100% हो जाती है तो उसे आइडियल माना जाता है, लेकिन किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी 100% होती नहीं है, उसको हम मानते हैं। ठीक है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो इन सभी कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि ये पूरे आइडियल साइकिल है, ये पूरा आइडियल फ्लूइड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी आपका 100% परफेक्ट नहीं होता। ओके, तो नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन आपको बता रहे थे, बताया भी क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों नहीं आवश्यकता पड़ती है। अब आपको बताते हैं, अगर आपके घरों की बात करें, अगर आपके घरों की बात करें तो यहाँ पे आपके फल फूल सब्जी रहते हैं, इनका स्टोरिंग करने के लिए भी रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता पड़ी आपको, और खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ी थी, कोल्ड ड्रिंक को पीने योग्य। अब आप लोग कहते हैं जब हम लोग गर्मी में क्यों आप लोग उसको ठंडा करते हैं, गर्म ही पीजिए, 1-2 दिन पीजिए, उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा, पता चलेगा कि तबीयत आपकी यहाँ से वहाँ होने लगी, ख़राब हो जाएगा, आप लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो केवल ठंडे मतलब ठंडे पदार्थों के सेवन के लिए हैं, मतलब उसमें जो भी केमिकल हैं वो ठंड क्षेत्र के लिए ही हैं, ठंडे मौसम के लिए अवेलेबल हैं। मतलब ठंडे में आप पियेंगे तो भी बीमार होंगे, और गर्मी में पियेंगे और गर्म रहेगा तो भी बीमार होंगे। इसलिए ठंडी में आप उसे पी नहीं सकते हैं, गर्म का मौसम है तो उसे ठंडा करके ही आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे केमिकल रहते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, वह ठंडे मौसम में रहना पसंद करेंगे, इसलिए उसको ठंडा करके रखा जाता है। तो वहाँ पे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ आपके होटल्स में, आपके डोमेस्टिक क्षेत्र घर में बताया ही, आपका रबर पेंटिंग में भी इन सब का यूज़ किया जाता है, जो प्रिंटिंग कार्य होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेशन का। आइस प्लांट में तो होता ही है, ऑयल की रिफाइनरीज जो होती हैं वहाँ पे भी रेफ्रिजरेशन का आपका यूज किया जाता है। तो ये हो क्या, होटल में, डोमेस्टिक में, जो कुछ भी हम बता रहे हैं आपको, इसमें इन सब का यूज हो जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जो कुछ भी हम बताते हुए चल रहे हैं हमारी बातों को सुनिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा तो। वैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमने पहले ही स्क्रीन पर लिख दिया है, उसको आप लोग नोट डाउन भी कर चुके होंगे। अब आपको बता दें, अब मेडिकल क्षेत्र में भी देखिए रेफ्रिजरेशन का बहुत यूज़ किया जाता है मेडिकल क्षेत्र में। जैसे कुछ दवाएँ ऐसे होती हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे होती हैं, वो सब केवल आपके ठंडे माहौल में ही रहना पसंद करती हैं, उनको केवल ठंडे माहौल में ही रखा जाता है। बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं तो उनको भी रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता में क्यों पड़ी। हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट। अब आपको यहाँ पढ़ना है रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट, मतलब जो प्रशीतन प्रभाव क्या होता है। तो आपको बता दें, जो भी स्टूडेंट प्रारंभ से देखे होंगे, सिस्टम सराउंडिंग के बारे में हम बात किए हैं शुरू में ही इस वीडियो के, तो उनको कुछ समझ में आया होगा। जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो क्या करता है, जो आपका रेफ्रिजरेटेड स्पेस होता है। अब आपका कहेंगे रेफ्रिजरेटेड स्पेस क्या होता है, तो हमने आपको क्या बताया, जब आपकी साइकिल बनाई जाएगी, यहाँ एक छोटा सा फिगर हमने लिया है, इसको आप लोग 1 मिनट अपना नज़र इधर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है। यहाँ सबसे पहले आपका नीचे लगा हुआ है इवेपोरेटर। क्या लगा है आपका, यहाँ पे देखिए इवेपोरेटर लगा है। इवेपोरेटर का काम क्या होता है, इवेपोरेटर का काम क्या होता है, तो हमने आपसे पहले ही बताया, जब आपको हम बताएंगे वीसी साइकिल तो वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा और काफ़ी विस्तार पूर्वक वहाँ पे आपका डिफाइन भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि आपका इवेपोरेटर होता क्या है। देखिए, इवेपोरेटर जो होता है यह आपका जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे रेफ्रिजरेंट क्या होता है, तो रेफ्रिजरेंट भी अभी हम बता देते हैं, थोड़ा
क्योंकि रेफ्रिजरेंट आपका एक चैप्टर भी है, उसको हम बताएंगे। तो इवेपरेटर का काम ये होता है कि जो रेफ्रिजरेंट से या हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो हीट को अवशोषित करता है, उसके कारण जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है, ठीक, वो आपका इवेपरेटर कहलाता है। साथ ही साथ आपका कंप्रेसर लगा है, तो कंप्रेसर क्या करता है, तो हम आपको बताएं, इसलिए नहीं बता रहे थे आपको पहले, क्योंकि आपको एक ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे थे। अब यहाँ पे कंप्रेशन क्यों लगा होता है, कंप्रेसर का काम क्या होता है, जो कंप्रेशन होता है यहाँ पे ना ही किसी प्रकार की आपकी हीट रिजेक्ट की जाती है, ना ही किसी प्रकार की हीट ली जाती है, तो यहाँ पे इसका काम ये होता है। अब आपका यहाँ पे और लगा है कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या करता है, तो कंडेंसर जो होता है, यह जो रेफ्रिजरेंट आपका होता है उसके द्वारा जो भी ऊष्मा ली जाती है उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक, तो इसका काम होता है हीट को रिजेक्ट करना। एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, तो एक्सपेंशन वाल्व जो होता है इसके द्वारा कोई कारण नहीं होता है, इसमें हीट का बस बाहर जाना, हीट का अंदर जाना, इसको यह देखता रहता है कब हमें हीट को बाहर भेजना है, कब हमें हीट को अंदर भेजना है, तो ये सब काम आपका वहाँ पे देखा जाता है। तो ये सब आपको मिलेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो यहाँ थोड़ा इसके बारे में बता दिया छोटे छोटे, लेकिन जब आगे आप पढ़ेंगे इसको सेकेंड चैप्टर में तो काफ़ी विस्तार से वहाँ पर आपको यह पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे आपकी किसकी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की। तो सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो क्या करता है, इसका काम होता है अगर आपका जो रेफ्रिजरेटर स्पेस से रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, अब रेफ्रिजरेंट यहाँ पे बार बार आ रहा है नाम, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए रेफ्रिजरेंट आपका कुछ भी नहीं होता है, एक आपका क्या होता है, आपका वर्किंग फ्लूइड टाइप का होता है, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड मतलब यही वह फ्लूइड होता है जो करता क्या है, जो स्टोरेज स्पेस होता है, कोल्ड स्टोरेज स्पेस होता है, वहाँ से हीट को लेता है अपने आवश्यकता अनुसार, अपने हीट को लेता है कि कब हमें इसको प्रोवाइड करना है, कब नहीं प्रोवाइड करना है, किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर को लो करने के लिए। रेफ्रिजरेटर की ही बात करें तो जो स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है, वहाँ पे आपके रेफ्रिजरेंट जो फ्रिज होती है वैसे थोड़ी ना चलती है, उसमें रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है कि हमें कब कितना देना है, कब हमें कितना नहीं देना है टेम्परेचर, इसका काम ही होता है। आपका थर्ड चैप्टर शायद रेफ्रिजरेंट ही है, वहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप लोग सिंपली समझ गए होंगे कि इट इज़ अ अमाउंट ऑफ हीट which is required to extract from the storage space in order to provide and maintain lower temperature compared to its surrounding। मतलब रेफ्रिजरेटर स्पेस से रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करते हैं। यह ऐसा करता क्यों है, जो रेफ्रिजरेटर स्पेस होता है उससे हम रेफ्रिजरेंट को अवशोषित क्यों करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन इसलिए करते हैं ताकि जो आपका रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर रहे उसको हम मेंटेन कर सकें, किससे, सराउंडिंग के टेम्परेचर से। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको हम बताएंगे अभी जब यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे वहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आगे थोड़ा और देख लेते हैं आपका क्या पढ़ना है। आगे आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसका नाम है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे सीओपी बोलते हैं। थोड़ा इसको भी बता दें, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सीओपी क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, तो हम आपसे बताना चाहते हैं सीओपी और एफिशिएंसी। आप लोग कहेंगे किसी भी डिवाइस का सीओपी क्यों निकाला जाता है, क्यों हम किसी डिवाइस का एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इसके रीजंस होते हैं। अभी हम आपको बताते हैं क्या क्या रीजंस होते हैं। पहले हम लोग सीओपी देख लेते हैं, ये क्या होता है। कि जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं उनके लिए सीओपी का मान भी अलग अलग होता है। तो सिंपली तौर पे आप सीओपी को पहले हम डिफाइन करेंगे। देखिए सीओपी क्या होता है। अब आपका रेफ्रिजरेटर चल रहा है, ध्यान से सुनिए, आपका रेफ्रिजरेटर चल रहा है तो उसके द्वारा जो भी ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ठीक, और इसके द्वारा अब ऊष्मा अवशोषित कहाँ से करेगा, वो तो प्रशीतक ही जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा वही तो अवशोषित कराएगा। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है इसके द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तथा इसके लिए रेफ्रिजरेंट पर जो किया गया कार्य होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम सीओपी बोलते हैं। सीधे आप लोग कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। सिंपली तौर पे आप लोग लिख सकते हैं सीओपी इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं सीओपी इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं डिजायर्ड इफेक्ट। क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं डिजायर्ड इफेक्ट। आप लोग ध्यान से यहाँ लिख लीजिए डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक। तो सीओपी को आप सिंपली तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट,
तो सिंपली तौर पर रेफ्रिजरेशन के लिए आप कह सकते हैं कि किसी भी रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा तथा इसके लिए रेफ्रिजरेंट पर किया गया जो कार्य होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग COP बोलते हैं। अब यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब COP के लिए आप लिख सकते हैं COP इज इक्वल टू Q अपॉन W। मतलब किसी भी रेफ्रिजरेटर द्वारा जितनी भी ऊष्मा अर्थात जितनी भी Q का मतलब जितनी भी हीट वह अवशोषित करता है और जो रिप्रेजेंट होता है उसके साथ जितना वर्क किया जाता है, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। और आपको और बताते हैं जो आपकी COP होती है इसका मान हमेशा 1 से अधिक आता है। द वैल्यू ऑफ COP इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। ओके, अब यहाँ पे जो आपका Q है इसको भी थोड़ा नामनीकरण आपको करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो आपका Q है यह आपका हीट है, ठीक, रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा है। और W जो है यह आपका किया गया कार्य है। W क्या है आपका? यहाँ पे जो W है वह आपका क्या है? किया गया कार्य। ओके, यह आपका किलो जूल पर सेकेंड में भी हो सकता है या किलो जूल पर मिनट में भी आपका यह हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे जो COP होता है यह क्या करता है? COP जो होता है वह किसी भी सिस्टम के, ध्यान से सुनिए, COP जो होता है वह किसी भी सिस्टम के रनिंग कास्ट को अर्थात उसके परफॉर्मेंस को बताता है। COP, ठीक है, COP जो होता है किसी भी सिस्टम के रनिंग कास्ट अर्थात उसके परफॉर्मेंस को बताता है। अब आपने देखा ही जो COP होता है वह Q अपॉन W होता है, ठीक है। तो अगर हमें अधिक COP चाहिए तो हमें वर्क इनपुट कम देना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे कि क्यों मान लीजिए 10 मान लीजिए और वर्क आप 5 मान लीजिए, तो COP आपका क्या हो जाएगा? COP 2 होगा। तो वर्क आपने 5 दिया, जब आपने क्यों 10 माना और वर्क आपने 2 ही दिया तो आपकी COP 5 मिली, ज़्यादा मिली ना। तो अर्थात जब हमें COP ज़्यादा चाहिए तो हमें वर्क कम देना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका। और यहाँ से अब आपका ये भी बताते हैं किस डिवाइस का आप लोग COP निकालते हैं और किस डिवाइस का आप लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। किसी भी सिस्टम की हम COP एंड एफिशिएंसी क्यों निकालते हैं? किसी भी सिस्टम की हम COP एंड एफिशिएंसी क्यों निकालते हैं? तो हम आपको बता दें, आप पढ़े होंगे हीट पंप के बारे में, आप पढ़े होंगे हीट पंप के बारे में। हम आपसे बता दें, जो आप थर्मल इंजीनियरिंग पढ़े हैं, थर्मल इंजीनियरिंग अगर उसको ध्यान से पढ़े होते हैं तो वहाँ पे आपको पता ही होगा रेफ्रिजरेटर क्या होता है। आपका रेफ्रिजरेटर के बाद आपने पढ़ा होगा हीट पंप क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो आपको बताना चाहते हैं इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी जो होती है वह पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस की निकलती है। किसकी निकलती है? एफिशिएंसी जो निकाला जाता है वह आपके पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस की निकाली जाती है, जो आपको पावर प्रोवाइड करते हैं, पावर देते हैं। जैसे कि आपका हीट इंजन, आपका हीट इंजन का एक यहाँ पे रफली डायग्राम बनाना चाहते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका मान लीजिए सोर्स है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर मान लीजिए आपका T1 है, ठीक। यहाँ से आपका, यहाँ पे आपका हीट इंजन, ये आपका सिस्टम है, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या है? आपका क्या है? सिंक है, जिसे आप लोग लोअर टेम्परेचर T2 बोलते हैं। मतलब हीट यहाँ से आ रही है और हीट इंजन क्या करता है? आपको वर्क प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करता है। ये आपका हो गया W, ओके। और यहाँ से Q1 हीट आपकी आ रही है और यहाँ पे Q2 हीट आपकी रिजेक्ट हो रही है, जो कि सराउंडिंग में आपकी चली जा रही है। तो आपने ये सब पढ़ा होगा जब आप लोग पढ़े होंगे अपने थर्मल इंजीनियरिंग में फर्स्ट चैप्टर में ही। अब नहीं पढ़ा जिसने उसकी बात अलग है। तो जो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं उसकी हम लोग इफ़िशियंसी निकालते हैं। और आपको बता दें जो आपका हीट इंजन होता है यह आपके सेकंड लॉ पे वर्क करता है, जो थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ होता है उस पर वर्क करता है। और किसके स्टेटमेंट पे? सेकंड लॉ में 2 स्टेटमेंट थे, एक केल्विन प्लांक था, एक क्लासियस था। तो जो हीट इंजन होता है आपके केल्विन, जिस पे केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट पे यह वर्क करता है, यह आपका पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। ओके, अब आपका इफिशियंसी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए हो गया। अब आप कहेंगे तो जब इफिशियंसी पावर प्रोड्यूसिंग के लिए तो सिंपल है। अब आपकी बात आती है COP की। तो जो COP होता है, ध्यान से सुनिए, जो आपकी COP होती है वह आपके पावर कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए निकाली जाती है। पावर कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए, किसके लिए?
पावर कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए आपकी COP निकाली जाती है। अब पावर कंज्यूमिंग डिवाइस जैसे कि आपने हीट इंजन को देखा, वह आपको मैकेनिकल वर्क दे रहा था, अर्थात वह पावर प्रोड्यूस कर रहा था, तो वहाँ पे आपने एफिशिएंसी निकाला। लेकिन अब निकालना है आपको COP, जो कि आपका निकाला जाएगा किसके, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। तो आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है, आपका जो हीट पंप होता है, ये सब आपके कौन से डिवाइसेस हैं, ये सब आपके पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको खुद इलेक्ट्रिक दे रहे हैं। तो ये जो हैं आपके रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये सब आपके थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ पे ही वर्क करते हैं, लेकिन क्लासियस स्टेटमेंट पे। किससे? ये सब आपके क्लासियस स्टेटमेंट पे आपके वर्क करते हैं और इसकी COP निकाली जाती है। यहाँ पे हम आपको रफली डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे रेफ्रिजरेटर। क्या बनाएंगे? आपका यहाँ से हम बनाएंगे रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर आल लिख रहे हैं बस, ठीक। इसको आप वर्क दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग W इसको दे रहे हैं। ये आपका सोर्स है T1 है, आपका सिंक है T2, यहाँ से आपका ये हो गया Q1 और ये आपका हो गया क्या, Q2, ठीक। इसे आप वर्क दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो रेफ्रिजरेटर होता है यह क्या करता है, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग की तुलना में यह लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आपको हमने पहले ही बताया कि रेफ्रिजरेटर होता क्या है। सेकंड जो इस पे काम करता है वो आपका होता है हीट पंप। अब आप देखिए फिगर दोनों का सेम ही है, फिगर दोनों का सेम ही बनेगा और दोनों ही क्लासियस स्टेटमेंट पे काम करते हैं, थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ पे। दोनों का फिगर सेम ही है। अगर हम नामकरण ना करें तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि कौन सा क्या है? सबका देखिए फिगर दोनों का सेम ही है। क्या आप लोग बता पाएंगे कि कौन सा हीट पंप है, कौन सा आपका रेफ्रिजरेटर है? नहीं बता पाएंगे। तभी बता पाएंगे जब इसका कॉन्सेप्ट पता होगा। तो आप लोग सीधे कहेंगे कि आपका यह हीट पंप भी हो सकता है या आपका रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है। यह भी आपका हीट पंप हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, अगर इसका नाम ना लिखा रहे तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फिगर तो बन गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझना ज़रूरी होता है। जो सराउंडिंग की अपेक्षा में लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करें वह आपका रेफ्रिजरेटर होता है, लेकिन जो हीट पंप होता है वह हायर टेम्परेचर को मेंटेन करता है सराउंडिंग की तुलना में। मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अधिक है तो वह उसको मेंटेन करेगा, और हमें तो रेफ्रिजरेटर में अपने फल फूल को सुरक्षित करना है, तो उससे और है कि हमें लोअर टेम्परेचर चाहिए जिससे वह सड़ेगा लेना। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। यह भी समझ में आया होगा जो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस होती हैं उसकी आप लोग COP निकालते हैं। कोई भी पूछ सकता है हीट इंजन किस स्टेटमेंट पे काम करता है, थर्मोडायनामिक किस लॉ पे काम करता है, तो भी आपको बता दिया हमने। और यहाँ पे COP के बारे में तो आपने देख ही लिया कि COP हमेशा >1 होती है। अब आगे आपका क्या टॉपिक है उसको देखते हैं। अभी आपका डिफरेंस में लिखने के लिए आएगा, कहेगा आपसे कि COP और एफिशिएंसी में डिफरेंस लिखिए, तो आपको यहाँ से समझ लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आगे तो वही मिलेगा आपको। देखते हैं आगे आता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। क्या आता है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। इसको समझते हैं। जो आपकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है इसका काम क्या होता है? यह क्या करता है, जो आपका रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज होता है, रेफ्रिजरेटेड आपका जो स्टोरेज होता है उससे यह 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना हीट को हटा रहा है, कितने हीट को कम कर रहा है, इसको यह गणना करता है आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। अर्थात आप कह सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रेट ऑफ हीट एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट या रेफ्रिजरेंट स्पेस। मतलब किसी प्रशीतन प्रणाली की क्षमता, अर्थात कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम वह सिस्टम होता है इसके माध्यम से प्रशीतन कक्ष अर्थात रेफ्रिजरेटर स्टोर से हटाई गई उष्मा के मात्रा को यह डिफाइन करता है, उसके रेट को डिफाइन करता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप कितना देर काम कर सकते हैं, तो आपके काम करने का दर मान लीजिए 6 घंटे, तो आप बताएंगे हमारा 6 घंटा। तो जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है इसके माध्यम से यही निकाला जाता है कि कोई रेफ्रिजरेंट है वह 1 घंटे में कितने किलो जूल उष्मा निकाल रहा है या कितने जूल उष्मा निकाल रहा है, इसको यह डिफाइन करता है। तो आपने समझ लिया होगा कि जो किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है वह रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हटाई गई उष्मा की दर होती है। जैसे कि मान लीजिए टन के बारे में तो अभी आपको बताया नहीं क्योंकि वो तो इसकी यूनिट होती है, लेकिन समझ लीजिए 1 टन प्रशीतन, मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन जो होता है
इक्वल टू होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। मतलब ये जो होता है एक रेफ्रिजरेशन, एक टन रेफ्रिजरेशन को हीट निकालने के लिए, हीट एब्जॉर्ब करने के लिए 50 किलो कैलोरी पर मिनट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। या आप लोग बोल सकते हैं 3000 किलो कैलोरी पर आवर देना पड़ता है, या 3.5 किलो वाट आप दे सकते हैं, या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड आप लोग दे सकते हैं। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना बहुत ही आपके लिए। अभी आपको जब हम पढ़ाएंगे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे कैसे इसका हम करते हैं। इसको फार्मूले के माध्यम से भी आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि आर से रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू होता है यम इंटू आर ई। क्या होता है? यम इंटू आर ई। यम का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ मास है, आर ई का मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितना दिया जा रहा है और उसका मास क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितनी कैपेसिटी मिल रही है 1 घंटे में, वो आपको पता चल जाएगा। आगे आपका है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यहाँ पे एक डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के अंतर्गत पढ़ने को मिला था। तो इसको समझते हैं। अब रेफ्रिजरेशन की यूनिट भी कुछ होती होगी, तो आपको सिंपली तौर पे बताना चाहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है उसे आप लोग बोलते हैं TO डबल यानी टन बोलते हैं। वाला टन नहीं, TO यानी ये वाला नहीं, ये वाला टन, ठीक है। TO डबल यानी टन। जो रेफ्रिजरेशन की यूनिट होती है उसे टन बोलते हैं। 1 टन रेफ्रिजरेशन के रूप में इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब 1 टन रेफ्रिजरेशन बराबर होता कितना है, इसका आपको डेरिवेशन चाहिए, जो कि आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में, लेकिन हम आपको यहाँ बताना चाहते थे क्योंकि वहाँ को आप टन नहीं समझ पाते हैं, वहाँ आप टन वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बताएं। तो रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट होती है उसे हम टन बोलते हैं। अब 1 टन क्या होता है? 1 टन का मतलब होता है नियर अबाउट आपका 1000 किलोग्राम बर्फ। 1000 किलोग्राम 1 टन के बराबर होता है। तो आपका रेफ्रिजरेशन चल रहा है तो यहाँ बर्फ़ को, पानी को, यही सब तो देखा जाएगा। अब 1 टन की भी आपकी डिफिनीशन होती है, तो इसको समझाते हैं, समझिए। ये आपका 1 टन जो है ये वाला टन है। 1 टन इक्वल टू 1000 kg। देखिए अब इसको समझाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो यूनिट तो आपने जान लिया कि 1 टन होता है, लेकिन 1 टन को डिफाइन करते हैं। 1 टन मतलब आपका यहाँ क्या होगा? 1000 किलोग्राम। यदि हम लोग 1000 किलोग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम 1000 किलोग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए एक समान दर से किसी विशिष्ट स्थान पर पिघलने के लिए रख दें, तो उस स्थान से अवशोषित उष्मा की मात्रा 1 टन प्रशीतन के बराबर होती है। कहने का मतलब यही है, अगर आपने 1000 किलोग्राम बर्फ़ को किसी एक स्पेसिफिक जगह पे रख दिया है पिघलने के लिए, और वह एक समान रेट से पिघल रही है, जैसे कि अगर वह 1 घंटे में मान लीजिए उसका 10 किलोग्राम घट रहा है, 20 और 2 घंटे में 20 किलोग्राम, मतलब एक समान रेट से वह घटता हुआ चला जा रहा है, तो उस स्थान पे जहाँ वह पिघल रहा है वहाँ से भी कुछ ना कुछ वह हीट को ऑब्जर्व करेगा। ऐसा तो है नहीं कि बर्फ़ ठंडा है और उसको आप ज़मीन पे रखेंगे तो ज़मीन भी ठंडी है, ज़मीन धीरे धीरे ठंडी होगी। तो बर्फ़ जो है उस जगह को घेर ले रहा है, वहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए वह ज़मीन भी ठंडी हो जा रही है। तो समझ में आया होगा, यदि हम 1000 किलोग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर 24 घंटे के लिए एक समान दर से किसी एक स्पेसिफिक जगह पे पिघलने के लिए रख देते हैं, तो उस स्थान से वह जितना अधिक हीट को एब्जॉर्ब करता है उसकी मात्रा को ही हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको हम आगे समझाते हैं जो मेन इसका डेरिवेशन है। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, आपके कंपटीशन टाइप के एग्जाम में। समझिए, जो 1 टन होता है, जो आपका 1 टन होता है वह आपका बराबर होता है 12,000 BTU। 12,000 BTU के जो 1 टन होता है वह आपके 12,000 BTU के बराबर होता है। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब आप कहेंगे ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट को डिफाइन करते हैं, सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होती है यह 1 पाउंड ऑफ वाटर, मतलब यह 1 पाउंड ऑफ वाटर का 1 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर राइज कराने के लिए जितने हीट की आवश्यकता करेगा। मतलब अगर 1 पाउंड वाटर है, अब आप लोग कहेंगे 1 पाउंड वाटर क्या होता है,
1 पाउंड वाटर क्या होता है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो जो आपका 1 टन होता है, जैसे टीआर से डिनोट करते हैं, 1 टन इक्वल टू होता है 2000 पाउंड के, 2000 पाउंड के बराबर होता है 1 टन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 1 पाउंड ऑफ वाटर का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर राइज कराने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है उसे BTU बोलते हैं। बस आप लोग ये समझ लीजिए, BTU का मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका यहाँ से 1 टन इक्वल टू आपका हो जाता है 2000 पाउंड। क्या हो जाता है, 2000 आपका पाउंड हो जाता है। 2000 पाउंड को हम लोग लिख सकते हैं 9000 किलोग्राम के बराबर होता है। जो 2000 पाउंड होता है वह 900 किलोग्राम के आपके बराबर होता है। तो इन सबको ध्यान से देखते हुए चलिए, 1 टन बराबर 12000 BTU, एक टन बराबर आपका 2000 पाउंड या 900 किलोग्राम होता है। अब 1 BTU बराबर क्या होता है, 1 BTU बराबर आपका होता है 0.2522 किलो कैलोरी। क्या होता है, 22 किलो कैलोरी होता है। और 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 3.96 BTU। अब यहाँ पे सब देख लीजिए, 1 टन बराबर 12000 BTU, 1 टन बराबर 2000 पाउंड या 900 किलोग्राम, 1 BTU बराबर 0.2522 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर 3.96 BTU, और 1 BTU बराबर आपका 1 जूल में भी यूनिट होता है। ये सब यूनिट ध्यान से आप लोग नोट कीजिए, ये सब अभी आपका डेरिवेशन में काम आएगा। 1 BTU इक्वल टू होता है 1055 जूल। क्या होता है, 1055 जूल होता है। अब देखिए, अब क्या करना है, आपने देखा सबसे पहले जो 1 टन है वह बराबर है 12000 BTU के, और 1 BTU बराबर जूल में कितना है, 1055 जूल है। तो इसको अब आपने डेफिनेशन पढ़ा था, आपने ये देख लिया कि जो 1 टन होता है, 1 TR जो होता है वह 12000 BTU के बराबर होता है। आपने देख लिया, ठीक। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, इन सब का यूज पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इसका जो डेरिवेशन है उसको देखते हैं। आपको हमने बताया था कि जब बर्फ़ आपकी पिघलती है, 24 घंटे लगातार रख दें 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो आपकी बर्फ़ पिघलती है तो अपने सराउंडिंग टेम्परेचर से जहाँ पे रखी है वहाँ से कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो वहाँ से वह नियर अबाउट 335 किलो जूल आपकी उष्मा को वह एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है जहाँ वह रखी रहती है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। अब सीधे सीधे हम कह सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया 1 TR इक्वल टू 900 किलोग्राम भी होता है, बताया था ना अभी, ठीक है बताया था। तो अब यहाँ से हम बताते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है, 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है वह बराबर हो जाएगा 900 गुणे 335 आप लोग कर लेंगे, क्योंकि अपने सराउंडिंग टेम्परेचर से 335 किलो जूल उसमें आपका ले रहा है। ठीक, अपॉन में क्या करेंगे, कितने घंटे में, 24 घंटे में, उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 24 × 60 कर देंगे, बराबर आपका आ जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट आपका लगभग में आपका आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। या इसे आप लोग थोड़ा और अरेंज करेंगे, किलो जूल पर मिनट में था, इसको किलो जूल पर सेकेंड में अगर हम लोग करते हैं तो आपका 3.5 किलो जूल पर आपका सेकेंड में आ जाएगा। ठीक, इसे आप लोग बोल सकते हैं 3.5 किलो वाट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि आपका 50 किलो कैलोरी पर मिनट के बराबर होता है। ये सब आपके छोटे छोटे यूनिट्स हैं। 1 टन बराबर इतना किलोवाट भी होता है, इतना किलो जूल पर सेकेंड भी होता है, इतना किलो जूल पर मिनट भी होता है। कोई भी एक इसमें से आपसे पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में, आपके कंपटीशन एग्जाम में। ओके, आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इफ़िशियंसी एंड COP। इफ़िशियंसी एंड COP, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो COP होता है वह रेशियो होता है आपका Q/W, मतलब जितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है अपॉन जितना हमने वर्क डन उसको दिया है। जितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है अपॉन में जितना हीट उसको हमने दिया है, या उसके द्वारा जितना वर्क किया है, सॉरी, किसी रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित की गई उष्मा तथा रेफ्रिजरेंट पर किया गया कार्य का रेशियो जो होता है वह आपका क्या होता है, COP होता है। क्या होता है आपका, COP होता है। आपको ये बता दिया, ये आपका COP हो गया। बात आती है आपकी इफ़िशियंसी की। तो अब इफ़िशियंसी क्या होता है, तो इफ़िशियंसी का मतलब आपको बता दें, किसी भी हीट इंजन में जो आपकी हीट एनर्जी होती है उसको अगर मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं,
इफिशियंसी निकालते हैं। हमने आपको डिफिनीशंस, अंतर सब फिगर के माध्यम से पीछे बताया है भी बीच में, तो उसको देख लीजिएगा। अर्थात इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा जो आप लोग कार्य कर रहे हैं अपॉन जो आप उसको हीट दे रहे हैं, मतलब उसके द्वारा जो दी गई उष्मा, ठीक है। अर्थात आप उसको बोल सकते हैं क्यू, W/Q, COP और W/Q। इन दोनों में और भी अंतर होता है, इन दोनों में रिलेशन भी होता है, उसको समझते हैं। रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेशन। हीट पंप और रेफ्रिजरेशन का हमने आपको बताया, COP निकाले जाते हैं, हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाली जाती है। इन दोनों में डिफरेंस आपको अंतर चाहिए, रिलेशन चाहिए, रिलेशन निकालना है। तो आपको पता ही है जो COP ऑफ हीट पंप होता है, उसकी जो हीट पंप की जो COP होती है वो होती है आपकी Q1/Q1 - Q2, ये होती है, ठीक। आपकी जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, आपने ये सब पढ़ा होगा थर्मल इंजीनियरिंग में, वो होती है आपकी Q2/Q1 - Q2 होती है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आपको हम बता रहे हैं, तो इसके लिए आपको टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा हीट पंप का, रेफ्रिजरेशन का। बस यहाँ पे हम उसको COP को लेकर चल रहे हैं। आपको हमने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया था, आपको हमने डायग्राम भी यहाँ पे साइड में वहाँ पहले बताया था कैसे कैसे क्या होता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो होता है, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं तो आप बस वैसे हवा में आप लोग पढ़ते चले जाएंगे, कुछ भी आपको यहाँ पे समझ नहीं आने वाला है। तो आप एक बार आप लोग उन सभी टॉपिक्स को एक बार आप लोग जितना भी कन्फ्यूजन होगा उसको आप लोग अपना दूर कर लीजिएगा, ओके। तो जहाँ से ऐसा हो गया, अब आप लोग कहेंगे जब दोनों सेम ही डायग्राम बनाए जाते हैं तो क्यों Q1 को ऐसे कर लिया है, Q2 को हमने वहाँ ऊपर कर लिया। तो हमने आपको क्या बताया था, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो क्या करता है, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसको, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसलिए लोअर टेम्परेचर आपका क्या होता है, लोअर टेम्परेचर आपका यहाँ T2 नीचे ही तो होता है और T1 ऊपर होता है। T2 नीचे होता है, T1 तो लोअर टेम्परेचर आपका क्या है, T2 ही तो लोअर टेम्परेचर है, T2 ही तो लोअर टेम्परेचर है। इसको मेंटेन करेगा, T1 तक ले जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या रहेगा, आपका Q2 आएगा। अर्थात यहाँ से ही आपकी क्या है, यहाँ से ही आपकी हीट भेजी जा रही है T1 के पास, तो यहाँ आपका Q1 आएगा। तो Q2, इसीलिए आपका यहाँ रेफ्रिजरेटर के लिए Q2 लिखा गया। और बात करें अगर हम आपके हीट पंप की, तो हीट पंप क्या करता है, हीट पंप का भी यहाँ डायग्राम साइड में हम बनाना चाहते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे। यहाँ पे यहाँ T2 रहता है, यहाँ T1 रहता है। ये क्या करता है, यह हायर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो हायर टेम्परेचर आपका T1 है, तो यहाँ पे आपका Q1 है, इसलिए यहाँ पे इसके Q1 को लिया गया है, इसलिए यहाँ पे इसके Q1 को लिया गया है, ठीक। तो आपको ये दो यहाँ साइड में दो इक्वेशंस मिले हैं, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। इन दोनों को आप लोग माइनस कर लीजिए। माइनस कैसे करेंगे, कर लीजिए। हम यहाँ सीधे लिख रहे हैं COP ऑफ HP - COP ऑफ R इक्वल टू करेंगे, घटाएंगे अगर हम करेंगे Q1/Q1 - Q2, माइनस करेंगे Q2/Q1 - Q2, यही तो होगा Q1 - Q2। थोड़ा और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, नीचे मिल जाएगा Q1 - Q2 और ऊपर भी मिल जाएगा Q1 - Q2। क्या मिल गया, Q1 - Q2। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो बराबर होता है वह 1 के बराबर होता है। ध्यान सुन लीजिए, कभी कभी पूछा जाएगा आपसे कि जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की COP होती है, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है, तो वह बराबर होता है 1 के। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, एक फार्मूला और निकल के आता है 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। एक फार्मूला यहाँ से आपका और निकल के आया, यहाँ से दो फार्मूले आपके और मिले हीट पंप के लिए भी, एक रेफ्रिजरेटर। अगर आपको रेफ्रिजरेटर का COP पता है तो आप हीट पंप का आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, आगे आपको बताएंगे मेथड, रेफ्रिजरेशन के जो मेथड हैं। पहला लेक्चर था, थोड़ा बहुत बीच में दिक्कतें हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी हमने पूरा अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आने वाले लेक्चर्स में आपको हम आगे बताएंगे। और इसमें 2 ही लेक्चर्स आपके होने वाले हैं, लंबा समय लिया यहाँ पे हमने आप लोगों का, और आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप जे वगैरह की तैयारी भी करते हैं तो वहाँ पे भी ये सब फ़ायदा मिलेगा आपको इन सब से, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से हम
नेक्स्ट वीडियो में।